गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके एडुटैब बैंकिंग चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद आज आपसे मिल रहा हूं। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल दोनों की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हमें पता चल चुका है कि टेंटेटिवली हमारा प्रिलिमिनरीज का एग्जामिनेशन कब होने वाला है। हमें यह भी पता चल चुका है कि हमारा मेंस का एग्जामिनेशन टेंटेटिवली, डेट्स चाहे एग्जैक्ट नहीं है पर हमें टेंटेटिवली पता है इस मंथ में हमारे जो एग्जाम है वो मेंस होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो भी स्केड्यूल बन रहा है उसमें जनवरी का मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो क्लरिकल का मेंस हो, चाहे वो प्रोबेशनरी पीओ का मेंस हो, जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए बनने वाला है। उसी कड़ी में आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके साथ पिछले कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं, जहां पे हर वीक हर शनिवार को सुबह 7 बजे हम आपके साथ वीकली जनरल अवेयरनेस की क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं किसी वीक में, वो मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज फॉर्मेट में डिस्कस करता हूँ, जहाँ पे हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी हम सीख सकें। उसके अलावा उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पता चल सके कि उसके अलावा उस टॉपिक में आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो टाइमिंग मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कल मिलते हैं शनिवार सुबह 7 बजे। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं, आप पुरानी वीडियोस को भी जाके जरूर देखें। इंपॉर्टेंट चीज, सेशन को शुरू करने से पहले जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको जब भी सेशन को देखना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक नॉर्मल यूट्यूब का वीडियो नहीं देख रहे आप। आपको अपनी मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए सबसे बड़े काम कीजिए, आप सेशन को शुरू करने से पहले एक नोटबुक अपने पास जरूर रखिए, उसके साथ एक पेन रखिए, जहां पे आप अपने आंसर्स को मार्क करेंगे। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं, कोई आंसर आपने गलत मार्क किया है, तो समझिए कि वहां पे गलती क्या हुई थी। और अगर आप एक बिल्कुल ही नए एस्पिरेंट हैं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो आपको आइडिया लग जाए किस तरह के सवाल आ सकते हैं और किस तरह की और इन्फॉर्मेशन भी आपको पढ़नी है अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। बात करूं आज के सेशन में, तो आज के सेशन में मैं आपके साथ 25+ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा फ्रॉम द वीक ऑफ 4 जनवरी टू 10 जनवरी 2025। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर। देखिए, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम एक रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत ही रिनाउंड पर्सनल थे। अगर मैं बात करूं तो जब पोखरान टेस्ट हुआ था तो उसमें वन ऑफ द मेंबर थे। पोखरान टेस्ट पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। ठीक है, इनके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये एक पोजीशन में रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पर्सन थे टू सर्व एट दैट स्पेसिफिक पोजीशन। देखिए, 2002 से 2018 तक इन्होंने इस पोजीशन को सर्व किया। आपको मुझे बताना है वो पोजीशन कौन सी है। क्या ये लॉन्गर सर्विंग चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, या फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ BARC यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रहे हैं, साइंटिफिक एडवाइजर रहे हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर ये हेड रहे हैं DRDO के। बताइए जिसका आंसर क्या होगा। अपना टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जी हाँ, ये भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। अगर इसके अलावा मैं इनके बारे में बात करूं तो ये डायरेक्टर रह चुके हैं बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, चेयरमैन भी रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। तो पद्मश्री इनको मिला था 1975 में और पद्म विभूषण मिला था 1999 में। दोनों के दोनों अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा बात करूं, जैसे मैं आपको बोला था, हमारे जो पोखरान में टेस्ट हुए जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया जो करवाए गए थे, दोनों में ही इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अगर मैं बात करूं, पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। और फिर दूसरा पोखरण टेस्ट हुआ था 1998 में, ऑपरेशन शक्ति। जब मैं 1998 के पोखरण टेस्ट की बात करता हूं तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अब मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्या समझना, क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। उसको हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? हम उसको सेलिब्रेट करते हैं एज गुड
गवर्नेंस डे। तो ये चीज आपको पता चाहिए, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली न्यूज के बारे में। अब बात करते हैं हमारी अगली न्यूज के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ये है जी, हमारा ओमकेश्वर फ्लोटिंग पार्क, वो न्यूज में देखने को मिला था। आपको मुझे बताना है वो प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है। सॉरी, कहीं ना कहीं ये चीज आपकी स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करते हो कि अगर आप अपने एग्जाम में स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन देखेंगे तो वो फ्लोटिंग पार्क्स, नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं कौन से, जो कहीं ना कहीं न्यूज में हो। तो ये स्टैटिक ओरिएंटेड टॉपिक है जो करंट से डिराइव किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, खांडवा इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका ओमकेश्वर जो है वो फ्लोटिंग पार्क वहां पे है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। समझो, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, क्योंकि जब ये न्यूज में भी आया था तो हमारे लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रेबोवो सुबिएंतो। ठीक है, सो प्रेबोवो सुबिएंतो प्रेसिडेंट हैं किस स्पेसिफिक देश के जिन्होंने इंडिया का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है टू बिकम द चीफ गेस्ट फॉर द 2025 रिपब्लिक डे परेड? तो बताइए जी किस देश के राष्ट्रपति हैं ये। इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको फैक्ट और बताता हूं, इसी देश के राष्ट्रपति हमारे पहले गणतंत्र दिवस यानी कि पहले रिपब्लिक डे परेड में भी चीफ गेस्ट थे। तो बताइए कौन है वो, कौन सा देश की मैं बात कर रहा हूं? तो इसका आंसर है जी इंडोनेशिया। बिल्कुल सही, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबिएंतो। और मैंने जो आपको फैक्ट बताया वो भी आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे सुकरानो। ठीक है, सुकार्नो जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और वो हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। इंडिया के पहले रिपब्लिक डे जो कि 1950 मनाया गया था, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? सुकार्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रबोवो सुबिएंतो who is the president of Indonesia has accepted India's invitation to be the chief guest for the 2025 Republic Day parade. ठीक है, then they can simply ask you who was the president of Indonesia who accepted India's first Republic Day chief guest in the year 1950? तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा सुकार्नो। ठीक है जी, तो समझ हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है हमारा? 26 ऑफ जनवरी। मैंने बताया गुड गवर्नेंस डे। फिर आपको एक चीज याद रखना है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर टू मार्क द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। फिर आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारा आजादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ये तीनों के तीनों डेज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बच्चे 26 नवंबर और 26 जनवरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट। तो जो रिपब्लिक डे है वो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टमेंट की बात करता है, जो कि 26 जनवरी को किया गया था। तो ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू द इंडिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया जो कि इंडिया का, जो कि इंडियन की एजेंसी है जितनी भी, उसको इंटरपोल से कनेक्ट करेगा। अब आता है इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल को हम जनरली बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस, जो कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल पुलिस नेटवर्क है वो आपस में इंटरकनेक्ट होता है विद दिस इंटरपोल्स नेटवर्क। तो बताइए इंडिया ने ऐसा कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है जी भारत पोर्टल, भारत पोल। इंटरपोल का इंडियन वर्जन यानी कि भारत का भारत पोल बन गया। अब ये भारत पोल बेसिकली है क्या समझते हैं? जैसे मैंने आपको बोला सीबीआई ने भारत पोल को लॉन्च किया है। भारत पोल बेसिकली क्या है? जितनी भी भारत में एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? इंटरपोल के साथ। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस बनाया गया जिसमें हमारी पुलिस फोर्स जो है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर रही हैं। भारत पोल के अंतर्गत 5 मॉड हैं। 5 मॉड्यूल्स का मतलब ये कहाँ किस किस चीज से आपको कनेक्ट करेगा, आपको एक कनेक्ट की ऑप्शन देगा, आपको ये इंटरपोल के जो नोटिस हैं उसकी बात
उसके बारे में बताएगा, रेफरेंसेस देगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट केसेस, ब्रॉडकास्ट करेगा और रिसोर्सेज करेगा। तो पहले समझते हैं चीजें क्या हैं। कनेक्ट का मतलब क्या, जितनी भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया में जिनको फंक्शन करना है और उनको एक इंटरपोल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि हमारी जो एक्सटेंशन है वो बढ़ सके। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है वो इंटरनेशनल एजेंसी से कनेक्ट कर सकें। दूसरी बात है इंटरपोल नोटिस, तो क्विक हो जाएगा, सिक्योर और एक स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट हो जाएगी। कनेक्ट के थ्रू होगा कि आप रिक्वेस्ट जल्दी कर पाओगे ना, वही चीज यहाँ पे हो रही है कि आपको इंश्योर किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी सिक्योर मेथड में इंटरपोल के नोटिस को आप भिजवा सको। फिर आ जाता है जी रेफरेंस। अब देखो, जब आपने कनेक्ट किया इंटरपोल के साथ, आपने नोटिस भिजवा रहे, तो नोटिस कहां पे जाए? क्यों इंटरपोल इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरपोल का जो रेंज मैंने आपको बढ़ाया था वो बहुत बड़ा है। तो इंटरपोल का जो नोटिस है वो रेफरेंस देगा आपको 195 कंट्रीज में। ठीक है, 195 कंट्रीज में आपका नोटिस सर्व हो जाएगा और ये आपको इजी बना देगा टू सीक एंड प्रोवाइड इंटरनेशनल असिस्टेंस। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन को बढ़िया कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई भी रिक्वेस्ट चाहिए आपको तो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मॉडल के थ्रू कोई रिक्वेस्ट हो जाएगी। और रिसोर्स के मॉडल का मतलब क्या है कि कोई भी आपको एक्सचेंज करना है, मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने हैं, ठीक है ना, तो वो किसके थ्रू हो जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्स मॉडल। तो इसीलिए ये है हमारे 5 मॉड्यूल्स। आपको ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किस मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, बट आपको 5 मॉड्यूल्स याद होने चाहिए। कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, इंटरपोल रेफरेंस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए ईजी हो सके कि वो इजीली जो भी अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो क्विकर लेवल पे कर सके। बात करते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर। तो देवजीत सैकिया जो हैं वो सेक्रेटरी बने किस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के? आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज जब मैंने आपके साथ दिसंबर में करंट अफेयर्स पढ़ाए थे तो वहां पे भी मैंने आपको देवजीत सैकिया के बारे में बताया था। तब उनको क्या था, एडहॉक बेसिस में, ठीक है ना, एक टेम्परेरी बेसिस में सेक्रेटरी बनाया गया था इसी ऑर्गेनाइजेशन का, बट अब उनको ऑफिशियली जो है अपॉइंट कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब देवजीत सैकिया जी ने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर जय शाह को। जय शाह क्या बन चुके हैं? हमारे आईसीसी के नए चेयरमैन। जय शाह से पहले क्या थे? वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन थे। तो मुझे बता सकते हो कि हमने ये चीज पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़वाया भी था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? एनीवन? तो एसीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? शमी सिल्वा। तो शमी सिल्वा जो हैं, जो कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, वो बने हैं एसीसी के प्रेसिडेंट। ठीक है, और आईसीसी के चेयरपर्सन कौन बन चुके हैं? हमारे जय शाह बन चुके हैं। बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इंडियन प्रीमियर लीग से हमें क्या पढ़ा हमने पिछली बार? कि इंडियन प्रीमियर लीग की रिसेंटली ऑक्शन हुई थी, तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बना है आईपीएल का? इस साल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बना है? दैट इज ऋषभ पंत। ठीक है जी, किन्होंने लिया इनको? लखनऊ सुपर जायंट्स ने लिया। इनके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर को किसने परचेज किया था? श्रेयस को परचेज किया पंजाब किंग्स ने। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए अबाउट द इंफॉर्मेशन, बिकॉज ये भी आपसे एग्जाम में चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती है। ठीक है, बात आती है आईसीसी के ऊपर। तो आईसीसी का रीसेंट इवेंट क्या आ रहा है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। कहां पे हो रही है? आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट कंट्री पाकिस्तान है। और अब ये तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि इंडिया के मैचेस कहाँ पे हुए हैं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कभी भी कोई एग्जामिनर नहीं पूछता कि इंडिया को क्या प्रिविलेज दी गई है। बट हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल होस्ट कौन थे? वो पाकिस्तान था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि हो रही है तो आपसे काफी टाइम बाद हो रही है, तो ये शायद अगर पूछने पे एग्जामिनर तो पूछ सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट टाइम किसने जीती थी? वो पाकिस्तान ने जीती थी। ठीक है, आई थिंक 2017 में हुई थी और पाकिस्तान ने जीती थी। उसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप रिसेंटली हुआ है, तो किसने जीता था टी20 वर्ल्ड कप? इंडिया ने जीता था। उसके बाद अब आपका आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, तो आपको हो सकता है पूछा जाए कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सी कंट्रीज खेल सकती हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स इवेंट्स न्यूज़ में चल रहे हैं, तो आपका इनका आइडिया जो है वो होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईसीसी का वुमेन्स वर्ल्ड कप इस साल कहाँ पे होगा? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप बताइए कहाँ पे होगा? ठीक है, 50 ओवर वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। चलिए जी,
अब बात करते हैं अगले न्यूज के ऊपर। रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जिनका पास गिनेस रिकॉर्ड था फॉर द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, शी हैज पास्ड अवे। आपको मुझे बताना उनका नाम क्या है। शी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 116। तो क्या है उनका नाम? उनका नाम है जी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टोमिको इटुका। टोमिको इटुका जो थी जापान की थी, उनके पास वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पर्सन थी 116 साल की। अब जब वो ओल्डेस्ट पर्सन बनी तो उन्होंने 2024 में इस रिकॉर्ड को बनाया था, जब स्पेन की मारिया ब्रेनियस मौर्य उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बनी थी। अब एक चीज आपको और पूछा जा सकता है कि इनके बाद इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है? तो ये बोला जा रहा है कि इनके बाद एक ब्राजीलियन लेडी है जिनका नाम है इना कैनेब्रो लुकास। ठीक है, इना कैनेब्रो लुकास जो है वो अभी 116 ईयर्स की है। बिलीव किया जा रहा है कि इनके बाद जब इनकी डेथ हो चुकी है तो इफ शी इज बिलीव्ड कि शी विल नाउ बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन इफ शी सर्वाइव्ड फॉर एन ईयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जनरली गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर क्वेश्चन है तो या तो आपसे कंट्री पूछेंगे, बट हाँ, क्योंकि ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी कि इनके बाद किसको बोला जा रहा है कि ये बन सकती हैं, तो आपको ये नाम भी यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। रिसेंटली जनवरी 2025 में विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंटीग्रेट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज? देखिए, उन्होंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इंटीग्रेट किया इनटू द कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स को आप अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इनिशिएटिव बना रहे हो। तो वो कौन सी स्टेट है जी? वो स्टेट है हमारे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है टू इंटीग्रेट दिस फॉरेस्ट सर्विसेज। अब यहाँ पे एक टर्म क्या आई थी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें पता है जीडीपी का बेस ईयर गवर्नमेंट ने बोला है कि वो चेंज कर रहा है। प्रेजेंट बेस ईयर था 2011-12, इसको चेंज करके कहा जा रहा है 2022-23 को हम नया बेस ईयर बनाने वाले हैं। अब इसके लिए कमेटी बनी थी। कमेटी कौन सी बनी थी? दिसंबर में न्यूज में भी आई थी। उस कमेटी का नाम है जी विश्वनाथ गोलदर कमेटी। तो ये बेसिक चीज, इसीलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, पर जितना ज्यादा से ज्यादा आप करंट अफेयर्स को रिलेट करोगे अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के साथ, उतना ही बढ़िया आप परफॉर्म कर पाओगे। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जितना बेटर आप रिलेट करोगे, जितना बेटर आप उस चीज को समझोगे। क्या आपने जीडीपी पढ़ा? आपको पता है मैंने विश्वनाथ गोलदर कमेटी के बारे में पढ़ा है, वो जीडीपी के साथ बात कर, जीडीपी से रिलेट कर रही है, तो तभी आपके लिए वो आसान हो जाएगा। बेस ईयर चेंज हो रहा है, पता होना चाहिए आपको ये चीजें। ठीक है ना? तो ये चीज, चलिए अब आते हैं जी। रिसेंटली इंडिया का पहला कोस्ट लाइन और वेदर सेंसस, कोस्ट लाइन एंड वाटर सेंसस वाज कंडक्टेड। कहां पे कंडक्ट किया आपको मुझे बताना है जी। ये कंडक्ट कहां पे हुआ है? ये कंडक्ट हुआ है दोस्तों मैरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, गुजरात में। तो मैरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है वो जामनगर में है, गुजरात में। तो वहां पे भारत का सबसे पहला कोस्ट लाइन सेंसस जो है, या फिर कोस्ट लाइन एंड वेदर सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि अब बैंकिंग अवेयरनेस की बात करता हूं। मैं हमेशा बात करता हूं कि जब भी आपके करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स के दो मेजर पार्ट बनता है। एक होता है नॉर्मल करंट अफेयर्स, एक होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, अगर आप प्रेजेंट एसबीआई एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी वेटेज स्लोली एंड स्लोली बढ़ रही है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैरिकल में भी और पीओ में भी कि आपको कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सवाल देखने को मिलेंगे। तो जहां पे भी आरबीआई किसी कई जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है या एसबीआई को इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, आपको उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है कि नहीं छोड़ो यार क्या पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो हुआ क्या रिसेंटली, हम सबको पता है एयू एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आरबीआई ने एक बैंक को परमिशन दिया है, अप्रूवल दिया है कि वो उसमें 9.5% स्टेक ले सकता है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक बैंक। तो वो बैंक कौन सा है जी? वो बैंक है हमारा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अब जब हम बैंक्स की बात करें तो याद रखिए एचडीएफसी बैंक, एक आपने पढ़ा होगा डीसिप्स, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो इस टाइम भारत में सिर्फ 3 ही बैंक्स हैं जो डीसिप्स की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, और 3 ही बैंक्स को डीसिप्स दिया गया है। तो ये कौन से बैंक हैं जी? ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन द मंथ ऑफ दिसंबर डीसिप्स न्यूज में थे।
ठीक है। अब आप में से काफी बच्चों ने हो सकता है दिसंबर करंट अफेयर्स ना पढ़ा हो, तो अगर नहीं पढ़ा तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये काइंड ऑफ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बन जाता है और जनरली आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछनी शुरू कर दी हैं उन्होंने एग्जामिनर में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आईबीपीएस पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपके साथ पिछले सेशंस में डिस्कस भी किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, तो आप वहां पे जाके उन सेशंस को भी देख सकते हैं जहां पे हम डिस्कस करें। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट क्या होता है, 75% पीएसएल टारगेट होता है इनका, पेड अप कैपिटल कितनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, ठीक है, क्या क्या चीजें लैंड कर सकते, क्या क्या चीजें नहीं लैंड कर सकते, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। तो रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है जी मिशन शक्ति सेट, ठीक है, मिशन शक्ति सेट। तो ऑपरेशन शक्ति मैंने आपको पहले न्यूज में पढ़ाया था, किसके बारे में था, पोखरान के बारे में था, है ना, पढ़ा था ना पोखरान टेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या आता है, मिशन शक्ति सेट, शक्ति है, देखो शक्ति ने शक्ति है, मिशन शक्ति सेट टू प्रमोट। तो किसके बारे में बात कर रहा है जी मिशन शक्ति सेट, मिशन शक्ति। अब जब भी आप मिशन शक्ति की बात करोगे ना, तो यहाँ पे देखना है एक स्कीम भी है मिशन शक्ति के नाम पे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, वुमेन इनिशिएटिव्स की बात कर रहा है, वुमेन्स के बारे में जो चीजें उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे मिशन शक्ति के अंदर संबल समर्थ्य कंपोनेंट आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको एनहांस करने के लिए, वुमेन की पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए। यहाँ पे मिशन शक्ति सेट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दिया है, आई होप आप सबने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। वो है जी, बात करता है दोस्तों ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेशन, ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पेस साइंस की बात कर रहा है मिशन शक्ति सेट। तो ये चीज याद रखना, याद रखना शक्ति से आप वुमेन्स को या गर्ल्स पार्टिसिपेशन को हमेशा याद रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मिशन शक्ति सेट जो है वो इसरो लॉन्च करे किस किस के साथ, स्पेस किड इंडिया और इन स्पेस, इन दोनों के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च करा, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि हमें एक ऑल गर्ल पार्टिसिपेशन इनिशिएटिव लॉन्च करना है इन द स्पेस साइंस। ठीक है जी। अब ये स्केड्यूल कब है, कब लॉन्च होगा, ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आपका लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका एरो इंडिया। एरो इंडिया जो कि एक बायनियल इवेंट है, ठीक है नहीं, ऑर्गेनाइज कौन करता है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको सिंपल सवाल मैंने पूछा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरो इंडिया 2025 का जो थीम था वो क्या था, कहाँ पे हुआ आपका एरो इंडिया 2025, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है। तो थीम क्या है इस इवेंट्स का, विनिंग विंग्स ऑफ फ्यूचर एम्पावरिंग एरोस्पेस इनोवेशन, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, एडवांसिंग डिफेंस हॉरिजॉन्स, या फिर इंडिया डिफेंस अ ग्लोबल विजन। तो इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी। तो रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसका थीम था इस साल का। जैसे मैंने आपको बोला कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वो था एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, यानी कि येलहंक के बेंगलुरु में आपका एयरफोर्स स्टेशन है, तो वहां पे आपका कंडक्ट करवाया गया था आपका एरो इंडिया 2025। और कौन सा एडिशन है ये, 15th एडिशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इट्स प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को बढ़ाना चाहते हो, तो किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है जी आपका आईआईटी मद्रास के साथ। अब देखते हैं क्या है ये चीज, एग्रीमेंट साइन हुआ है आईआईटी मद्रास के साथ कि हमें काम करेंगे प्रोजेक्ट विस्तार के ऊपर। अब विस्तार का मतलब क्या है, विस्तार का मतलब है जी वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब मैंने जो आपको बताया है वही चीज यहाँ पे है कि आप वर्चुअल मेथड में ऐसा सिस्टम बना जाने की जिससे आपके एग्रीकल्चर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज है, उनके हमारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। वही यहाँ पे एनहांस द डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, सेंटर जो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स रिस्क फाइनेंसिंग, जो वो ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी मद्रास की, ठीक है ना, वो यहाँ पे आएंगी और इस इनिशिएटिव को डेवलप करेंगे ताकि जितनी भी एग्रीकल्चर की सर्विसेज है ना, उनको किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सके और इजी कर सके ताकि डिजिटलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की वो बेटर हो सके। अगला सवाल आता है जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी को अप्रूवल दिया है फॉर गेटिंग एक्वायर टू एक्वायर सम स्टेटस इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसी के साथ ही आरबीआई ने एक मर्जर भी बोला है, मर्जर को भी अनाउंस किया था, अप्रूव किया था। तो मर्जर था जी नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड बेंगलुरु विद विच बैंक,
अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो कौन सा बैंक है जी? वो दोस्तों बैंक है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए जब हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो हमें पता है रिसेंटली बैंकिंग अमेंडमेंट बिल भी आया था, काफी अमेंडमेंट्स जो हैं उस बिल में प्रपोज की गई हैं, तो आपको उस बिल के बारे में भी पता होना चाहिए। हम ये बिल के ऊपर सेशन ऑलरेडी दिसंबर मंथ में मैं आपको वो सेशंस पढ़ा चुका हूँ, बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ बिल पढ़ा चुका हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप जो दिसंबर की वीडियोस हैं उनको देखिए, उनमें जाके जो हमने अमेंडमेंट्स की बात की है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बात आते हैं न्यूज के ऊपर, तो कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक जो महाराष्ट्र में है उसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ? नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ। चलिए अगला सवाल आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली स्कीम लॉन्च है जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम कस्टमर्स को एक्यूमुलेट, यानी कि वो अपने फंड्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये कितने में होंगे? द मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। तो ये नॉर्मल बैंकिंग सवाल है जो जनरली आपको बैंकिंग एग्जाम्स में मिलेगा। और इसका रीजन मैंने क्यों डाला है ये सवाल, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसबीआई को इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, तो हमें उस इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर है जी हर घर लखपति इनिशिएटिव। तो एसबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च, जिसका नाम है हर घर लखपति। सिंपल ऑब्जेक्टिव हर घर लखपति का मतलब क्या है कि एक कस्टमर्स को स्कीम दी है, डिपॉजिट स्कीम, जहां पे आप 1 लाख के मल्टीपल्स में अपने फंड्स को जो है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, इसीलिए उसका नाम है लखपति, लाखों में। ठीक है, अब इसको बोला है कि ये सिर्फ माइनस के लिए भी एक्सेसिबल है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आप अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च, नाम है एसबीआई पैटर्न्स। ठीक है, वो एक एफडी स्कीम है जो एसबीआई ने लॉन्च किया अपने सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन 80 अबव। अब देखो इस तरह के जो सवाल है ना यार, वो आपको टिपिकली एक एग्जाम स्पेसिफिक चीजों में ही मिलेंगे। और मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने ये न्यूज अब क्यों उठानी शुरू किया, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास आने वाला है, तो जो भी बैंक्स को इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं, अब हम उनके ऊपर भी ध्यान जो है अपने एग्जाम के लिए देंगे। अब आता है जी वेस्ट बंगाल ने डिफीट किया है किस स्पेसिफिक स्टेट को टू विन दी संतोष ट्रॉफी। अब संतोष ट्रॉफी किसकी ट्रॉफी है जी? संतोष ट्रॉफी बात करती है हमारी फुटबॉल की। ठीक है, फुटबॉल की ट्रॉफी है। अब फुटबॉल से हमें पता है कि फुटबॉल फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो हैं आपके वेन्यूज फाइनलाइज किए थे। तो आपको मुझे ये भी बताना है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, बिकॉज ये चीज भी मैं आपके साथ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना आपको, कि सऊदी अरेबिया कब फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। अगला वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में होने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी होने वाला है, जहां पे 2 कॉन्टिनेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 कॉन्टिनेंट्स बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे, यूरोप, साउथ अमेरिका और आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो हमने चीजें पढ़ी थी, तो आपको मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या है। अब दोबारा आते हैं संतोष ट्रॉफी, जो कि एक हमारा नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है। तो इसमें वेस्ट बंगाल ने किसको हराया है? वेस्ट बंगाल ने हराया है जी केरला को, टू विन द टाइटल हियर। ठीक है जी, चलिए। और अगर हम संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी से बहुत बच्चे कन्फ्यूज है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो क्रिकेट की ट्रॉफी का, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, और मुंबई ने ही रणजी ट्रॉफी भी जीती थी इस साल। उसके अलावा जो मुंबई है, मुंबई ने ही क्या जीता था? आपका ईरानी ट्रॉफी। तो ये याद रखिए मुंबई क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि मुंबई ने रणजी ट्रॉफी भी जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती है, और आपकी ईरानी ट्रॉफी भी जो है, क्रिकेट की तीनों प्रोमिनेंट ट्रॉफीज जो हैं वो मुंबई ने जीती हैं इस साल। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ में बात करो तो रॉबी, एक नाम याद रखना, रॉबी हंसदा। ठीक है, उनको तुलसीदास बलराम प्लेयर ऑफ द मैच जो है अवार्ड दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था पीटर थैंगराज। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं, एक नया रेलवे डिवीजन जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है जी, बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आपको मुझे बताना है ये नया रेलवे हेडक्वार्टर या फिर ये नई डिवीजन जो है वो कौन सी डिवीजन बनी। इसका इससे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हो गई? 69। इंडिया में टोटल 69 डिवीजन बन गए विद दिस स्पेसिफिक डिवीजन नाउ। तो लेटेस्ट डिवीजन कहाँ पे हुई है? जो है जम्मू। तो आपका रेलवे का एक नया डिवीजन बना है जम्मू डिवीजन, उसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। अगर मैं इंडियन रेलवेज की बात करूं तो इंडियन रेलवेज में 69 रेलवे डिवीजन हैं। एक चीज आज आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया रेलवे में जोन्स कितने हैं? ठीक है,
जोन इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में टोटल 18 जोन हैं प्लस एक जोन जिसको हम बोलते हैं मेट्रो जोन। तो मेट्रो रेलवे जोन एक हो जाता है। वैसे ही हमारे पास रेलवे में 18 रेलवे जोन हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर मैं और इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे में रिसेंटली अभी हमने न्यूज़ मिली थी मेट्रो के बारे में कि जो हमारी मेट्रो है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में नमो मेट्रो ट्रेन जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था। तो वहां पे बताया गया था कि जो हमारा मेट्रो नेटवर्क है इंडिया का वो अभी थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट तक हम पहुंच जाएंगे, बट अभी हमारा जो नेटवर्क है वो थर्ड लार्जेस्ट रेलवे मेट्रो नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, तो 17 जोन, जैसे मेरे को बोला कि 18 है वैसे, पर ऑपरेशनलाइज अभी 17 जोन ऑपरेशनलाइज है। और एक जोन जिसको है नॉर्मल रेलवे जोन बोलते हैं उसको मेट्रो जोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज आता है। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट में, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशरीज। तो ये कौन सी स्टेट का इनिशिएटिव है? देखिए, जब भी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हो तो इंडिया में एक ही स्टेट है जो सबसे ऊपर रैंक करता है, जनरली फर्स्ट नंबर पे वही आता है। वो कौन है? वो है सिक्किम। बिल्कुल सही, यहां पे भी आंसर सिक्किम ही है। तो सिक्किम ने बेसिकली क्या किया है, अपना एक प्लेस है सोरेंग, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट है जो सिक्किम में, वहां पे सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है वो स्टार्ट किया गया है। ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो केमिकल्स हैं वो कम कर देंगे और एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो फिशरीज जो फिश कल्टीवेशन उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई चीज पहली बार होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने आज ही पढ़ा था पहला कोस्टल सेंसस, कोस्टल वाटर सेंसस पढ़ा था जो जामनगर में हुआ है गुजरात में। ठीक है ना, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहां पे बन रहा है, वो सिक्किम में बन रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। तो रिसेंटली जैसे हमें पता है जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, ही हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो इनके बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्या है कि ये कनाडा में एक कहते हैं ना जिसको फादर सन रिलेशन में, तो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन थे कैनेडियन हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टरशिप जो कि एक फैमिली से आते हैं। ठीक है, सेम फैमिली से आते हैं। हिज फादर वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और उसके बाद थे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे बताइए कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से नंबर थे, फर्स्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे या फिर सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे कैनेडियन हिस्ट्री में आफ्टर जो क्लार्क। ठीक है, जो क्लार्क के बाद सेकंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो जस्टिन ट्रूडो जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनकी एज थी अराउंड 43, और जो क्लार्क जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनकी एज थी अराउंड 39। तो इसीलिए इनको सबसे यंगेस्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। एज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि बहुत ही कम चांस है कि वो आपसे पूछेंगे कि कितनी एज थी जस्टिन ट्रूडो की जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे ऑफ कनाडा। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी गया तो देखिए दोस्तों, एक चीज समझो यार, हमें ना इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके पास होना है। हमें इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं घुसना कि बाद में हमें याद ही ना रहे और हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाए कि जो चीजें हमें आती हैं हम वो भी भूलना शुरू कर दें, तो वो चीज नहीं करनी। हाँ, ये चीज आप यूज रखना कि ये फर्स्ट विद द चाइल्ड ऑफ अ प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये एल्डेस्ट सन है पीरियड ट्रूडो के। तो ये एक पॉइंट आपको जरूर पूछा जा सकता है कि इनके जो फादर थे वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कनाडा के, दैट इज मिस्टर पीरे ट्रूडो। ठीक है, और ये 2015 ऑनवर्ड सिंस कनाडा के प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे थे। तो ये चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसी के अलावा जो हमें पता है, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो हमें पता है यूएसए के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, दैट इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए अगला न्यूज आ जाता है जी। किस बैंक ने लॉन्च किया है टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग फैसिलिटी फॉर एनआरआई? ठीक है, जिससे वो अपने एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो कौन सा बैंक है वो बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमने इनिशिएटिव्स पढ़े हैं। हमने हर घर लखपति इनिशिएटिव पढ़ा जो कि एसबीआई का एक इनिशिएटिव जहां पे आप लैख के मल्टीपल्स में अपनी
सर्विंग कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को अकोमोडेट कर सकते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। फिर एसबीआई पैटर्न इनिशिएटिव पड़ा जहाँ पे बेसिकली उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए एक एफडी स्कीम लॉन्च किया, और इसी के साथ ही एसबीआई ने एक टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लॉन्च है जिस एनआरआईज के लिए, जिससे वो क्या है कि एनआरआईज के अगर आप देखोगे तो एनआरआईज के दो तरह के अकाउंट खोलते हैं, एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट। ठीक है, जिसको बोला जाता है नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट एंड नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, तो वो दोनों अकाउंट्स जो हैं वो इजीली आपके रियल टाइम बेसिस पे ओपन हो सकते हैं और एक एनआरई के लिए बहुत इजी फैसिलिटी बन सकती है, तो इसीलिए एसबीआई ने ये फैसिलिटी को लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के ऊपर। ठीक है जी, विद रेफरेंस टू कोलैबोरेशन बिटवीन MBMC यानी कि मीरा भंडार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है फरल सखी। तो फरल सखी एम्स टू क्रिएट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन बाय एंगेजिंग देम इन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिव स्नैक्स। ठीक है जी, अब फरल बेसिकली ना एक स्नैक है, तो उसके लिए क्या ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। फिर आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग ने इंक्यूबेट किया था 2018 में, और उसके बाद वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया 2020 में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा आ जाता है जी, जो फरल सखी इनिशिएटिव है वो इंक्लूड कर रहा है, उसमें क्या इंक्लूड है, कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर स्केलिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स इन स्नैक प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। अब समझिए सबसे पहले फरल सखी क्या है, फिर हम डब्ल्यूईपी पे आएंगे, दोबारा इस क्वेश्चन पे आएंगे कि इसका आंसर ऑप्शन बी जो है ऑप्शन 2 गलत क्यों है। तो सबसे पहले फरल क्या होता है, फरल ना बेसिकली एक स्नैक है। ठीक है, एक स्नैक है, और आपने देखा होगा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव का नाम है लखपति दीदी इनिशिएटिव। ठीक है, लखपति दीदी इनिशिएटिव का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि भारत में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको इतना हम उनमें हम इतना प्रोडक्शन बढ़ा दें या फिर इतना वुमेन्स को एंगेज करें कि जो वुमेन्स हैं वो 1 लाख रुपीज जनरेट कर सके इनकम। इसलिए उनका नाम रखा है लखपति दीदी इनिशिएटिव के सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन्स वो 1 लाख रुपया कमा सके एक साल में। अब वो तो लखपति दीदी का मतलब ही लखपति है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, उसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, जहां पे गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने से ज्यादा हम वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। तो इसी केस में फरल सखी है जहां पर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिव स्नैक्स होते हैं फरल, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसका अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें वुमेन्स को कैसे एक हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने, एक हैंड होल्डिंग देना है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, उनको हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिलवाएंगे, उनको हम ट्रेनिंग करवाएंगे, उनको हम फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताएंगे। तो पूरा का पूरा एक होलिस्टिक एटमॉस्फेयर जो प्रोवाइड करना है वुमेन को, वो देता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, वही सेम चीज आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी, ताकि जो ट्रेडिशनल स्नैक प्रोडक्शन है उसका वेंचर भी बढ़ सके। एक तो ट्रेडिशनल स्नैक्स की आप वो बढ़ाना चाहते हो, और दूसरे के साथ वुमेन्स में सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। डब्ल्यू की जैसे मैं बात की वो 2018 में इंक्यूबेट किया गया था, ना कि 2008 में, इसलिए हमारी ये स्टेट सॉरी 2018 के बाद 2022 में था, 2022 में वो पीपीपी बना है। तो क्या था 2018 में नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च, इसका नाम था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज है कि एक वुमेन को एम्पावर करना है कि हम किस तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके और एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। किसके लिए, जैसे मैंने बोला, फाइनेंस, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड नेटवर्किंग, लीगल असिस्टेंस और बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस, ओवरऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी, देन इसी प्रोग्राम में मैं बात करूं तो इसको अवार्ड दिया गया था, अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम, अंडर विच स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मीट करते हैं स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और उनकी सक्सेसेस के बारे में भी फैसिलिटेट किया जाता है। तो ये था अबाउट फरल सखी इनिशिएटिव, जो कि नीति आयोग और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे क्यों आंसर करते हैं, जैसे मेरे को बताया, 2022 में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ था। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जी, अगला न्यूज है ग्रामीण भारत महोत्सव के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है ग्रामीण भारत महोत्सव के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ग्रामीण भारत महोत्सव जो है उसको रिसेंटली नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। थीम इसका क्या है कि बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047। इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 यहाँ पे राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं जी
इस इनिशिएटिव के बारे में, तो जो ग्रामीण भारत महोत्सव है उसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है, इनॉग्रेट किया है। दूसरी बात है, नई दिल्ली में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और उसका थीम क्या था, बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मोटो सिंपल है जी, गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो वही चीज है, गांव बढ़े और तो देश बढ़े। ठीक है। अगर मैं महोत्सव की बात करूं तो देखिए ये सेलिब्रेट करता है हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के बारे में। देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको समझाया है। उसका ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या था कि हमें वुमेन्स को कैसे हेल्प करना है, हैंड होल्ड करना है। यहाँ पे जो हमारा रूरल लेवल पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ग्रामीण भारत महोत्सव बनाया है। सॉरी। अब इससे क्या होगा, आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रूरल इकोनॉमी है और जो इनोवेशन है रूरल कम्युनिटीज में, वो एनहांस हो जाएंगी। और इसके साथ ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो यहाँ पे मिलेगी ही रूरल पॉपुलेशन में। अब आते हैं दोबारा हमारे सवाल के ऊपर कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, एक्चुअल में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, उन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। भाषिनी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल इनिशिएटिव रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनवील किया है, इंट्रोड्यूस किया है, स्टार्ट किया है। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। ई श्रम पोर्टल जो है वो सपोर्ट करता है ऑल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, मेकिंग इट मोर यूजर फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल। भाषणी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम एआई मॉडल से लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करेंगे। Then the National Language Translation Mission was introduced in 2022 to address the language barriers to technology. Because सिंपल चीज है यार, अगर इंडिया में आप कभी भी बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लैंग्वेज कम्युनिकेशन। हर स्टेट की अपनी भाषा है, तो उस भाषा को एक सिंप्लीफाई करने के लिए भाषणी पोर्टल, उसको अब इंटीग्रेट किया गया ई श्रम पोर्टल के थ्रू। आपको मुझे बताना इस स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगेन आई वुड से टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर हियर। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 है। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाषणी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर, फिर दोबारा हम समझेंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट गलत थी। तो पहली बात डिस्कस करते हैं कि भाषणी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल है ही क्या। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो कि ई श्रम पोर्टल की मिनिस्ट्री है, जो ई श्रम पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ई श्रम की बात कर रहा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है, नहीं। श्रम से याद रखना, श्रम का मतलब होता है श्रमिक, और श्रमिक कौन होते हैं, लेबरर्स होते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर एक भाषणी एनेबल्ड ई श्रम पोर्टल लॉन्च है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल यही है कि जो पोर्टल है, ई श्रम जो पोर्टल है, अब वो सभी के सभी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में अवेलेबल होगा। तो वो भाषा का मतलब है भाषिनी। ठीक है जी। अब ये ई श्रम पोर्टल, इससे क्या होगा, यूजर ऑब्वियसली जब हर भाषा में अवेलेबल है तो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, यूजर सेंट्रिक हो जाएगा। और जो भाषणी प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था क्यों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ई श्रम पोर्टल है, बट जो भाषणी प्रोजेक्ट है वो किसका था, मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है जी हमारा भाषणी पोर्टल, जो कि अपग्रेड, उसने अपग्रेड किया ई श्रम पोर्टल को विद 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अब जो पहला पोर्टल था ई श्रम पोर्टल, वो सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस में ही उसकी जो रेंज थी वो सीमित थी। ठीक है जी। अब इससे होगा क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि भाषणी का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो लैंग्वेज बैरियर है इंडिया में उसको खत्म कर सकें, ताकि जितने भी सिटीजन हैं इंडिया में वो एफर्टलेसली डिजिटल सर्विसेज को अपनी भाषा में उसको अपना सकें। फिर भाषणी जो है, जिसको हम नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन जो है वो लॉन्च हुआ था 2022 में, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेके आई हैं। और अप्रोच सिंपल है कि हम बड़ा डाटाबेस इकट्ठा करें हमारी शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस को लेके और लोगों को ट्रेंड करें, मतलब एआई मॉडल्स को ट्रेंड करें, ताकि वो ट्रांसलेट कर पाए और एक कन्वर्जन बना पाए फॉर द पीपल इजी वे में। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा ई श्रम पोर्टल के बारे में। देखिए ई श्रम पोर्टल क्यों इतना इंपॉर्टेंट पोर्टल है, जिसके बारे में ये न्यूज आई है। ई श्रम पोर्टल जो है ना, लार्जेस्ट, इसको बोला जाता है पहली बार, फर्स्ट एवर डाटाबेस है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर।
तो प्लीज ये पॉइंट आप नोट्स कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए सबसे पहला डाटाबेस बनाया गया था जिसको बोलते हैं ई श्रम पोर्टल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये काम करता है। 2021 में ई श्रम पोर्टल बना था। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ई श्रम पोर्टल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है। ई श्रम पोर्टल में आपको एक ई श्रम कार्ड बनता है। ठीक है, आपको एक ई श्रम कार्ड बनता है जिसमें 18 टू ई श्रम कार्ड, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज होनी चाहिए 18 टू 59 ईयर्स में आप पोर्टल में आ सकते हैं। आपको 12 डिजिट ई श्रम कार्ड मिलेगा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जैसे हमारा आधार होता है वैसे ही आपका ई श्रम का अकाउंट नंबर बन जाएगा, इसको बोलते हैं ई श्रम कार्ड हियर। ठीक है जी, और इसके थ्रू आप जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसीलिए कार्ड आपका बन जाता है ई श्रम कार्ड हियर। ठीक है जी, इसके अलावा आपको जो कह सकते हैं मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। पार्शियल डिसेबिलिटी केस में आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए जो ई श्रम पोर्टल है यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका एक डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है, और उस डाटाबेस को जैसे मैंने आपको बोला कि आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से इंटीग्रेट किया जाएगा, तो काफी लोगों को तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ही आ जाएगा, तो इसीलिए उस लैंग्वेज प्रोग्राम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो उसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली न्यूज के ऊपर। The prestigious Asia Presidents Forum will be hosted for the first time in India during the 8th edition of Indus Food 2025। आपको मुझे बताना है किस इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। दैट इज वाई दिस इवेंट इज बर्न, बिकॉज पहली बार इंडिया में हो रहा है। तो इंडस्ट्री जो है जी वो कौन सी है, वो है हमारी इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी। इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी एसोसिएशन जो है, उन्होंने इंडस फूड 2025 जो है वो होस्ट किया है इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एशिया प्रेसिडेंट फोरम के साथ। ठीक है, 8th एडिशन है, कहाँ पे होगा, नोएडा में होगा। और यही मैंने आपको बताया है कि इंडस फूड जो है वो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So sorry guys, sorry, it is answer will be option number C। sorry for the inconvenience caused to you। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा, ना कि नॉट इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी एसोसिएशन। सॉरी। ठीक है जी, तो इंडस फूड एक प्रेस्टिजियस इनिशिएटिव है। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग। ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर सही है, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलनरी एसोसिएशन ही होगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग। तो इसमें बेसिकली क्या, थोड़ा सा दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इशू कहाँ पे। आई थिंक शायद स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। तो बेसिक इंडस फूड जो है ना वो ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि ये पहली बार इवेंट इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में जो ये इवेंट है वो कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय द एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम इन एसोसिएशन। पार्टनरशिप कौन दे रहा है, इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशन। ठीक है, तो कहां पे होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा, और हमारा 8 से 10 जनवरी को इनिशिएटिव 8th एडिशन जो यहाँ पे होस्ट किया गया था। चलिए अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की नॉमिनेशंस फाइनली आ चुकी हैं, और बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज वन यंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया, शी हैज मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर। ठीक है जी, फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू बी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर एन इंडियन फिल्म। ठीक है जी, आप देखिए उनको जो है, जो शी वाज बेसिकली, देखिए वो जो उनको अवार्ड दिया गया है, बेसिकली शी वाज नॉमिनेटेड फॉर हर क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क फॉर ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ठीक है, तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट है। अब ये फर्स्ट इंडियन वुमेन फिल्म मेकर हैं जो कि जिनको नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले एक इंडियन फिल्म मेकर थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो अब समझना, इनसे पहले एक इंडियन फिल्म मेकर थे जिनको के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था इससे पहले, बट फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी नॉमिनेट कौन है, वह है हमारी पायल कपाड़िया। ठीक है, तो पायल कपाड़िया जी जो हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हैं वहां पे उन्होंने इस स्पेसिफिक इवेंट में जाने वाली पहली फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर हैं। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं दूसरी बात, तो ये जो हैं पायल कपाड़िया जी,
ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए। ठीक है, इन्होंने, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट जो इनकी फिल्म है वो ऑल दो नॉमिनेट नहीं हुई, बट अगर मैं पायल की बात करूं तो वो सेकेंड इंडियन डायरेक्टर थी। ठीक है, जैसे मैंने को बताया सेकेंड इंडियन डायरेक्टर है टू बी नॉमिनेटेड एट द गोल्डन ग्लोब्स आफ्टर शेखर कपूर। ठीक है जी, उनकी इंग्लिश फिल्म थी एलिजाबेथ। ठीक है, अब ये क्या है, बेस्ट एक्टर है, पहली बार कोई इंडियन फिल्म मेकर अपनी इंडियन फिल्म के लिए नॉमिनेट हुआ है, दैट इज वाई द थिंग इज देयर। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया विल बी द आंसर है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई पहला डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड फॉर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड वाज मिस्टर शेखर कपूर। ठीक है जी, तो पहले इंडियन कौन थे, शेखर कपूर थे। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं कि पहली इंडियन फिल्म के लिए कौन गए हैं, दैट इज पायल कपाड़िया। ठीक है जी, तो आई होप दिस कंफ्यूजन इज क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी, बिकॉज एग्जामिनर आपको इन दोनों चीजों में ही पूछा जा, इन दोनों में ही आपको एग्जाम में आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए रिसेंटली जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है और वहां पे ऑनर किया गया था श्याम बेनेगल जी को, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, रिनाउंड फिल्म मेकर, उनकी डेथ हुई है। उसके अलावा एक और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, फिल्म पर्सनैलिटी को ऑनर किया गया फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो वो कौन है, वो है यश चोपड़ा। ठीक है जी, यश चोपड़ा जी, सॉरी फॉर दिस थिंग, ऑप्शन नंबर सी, यश चोपड़ा विल बी द आंसर हियर। तो यश चोपड़ा जो सेलिब्रिटेड फिल्म मेकर हैं और उनके साथ श्याम बेनेगल जी, दोनों को ऑनर किया गया था इन दी जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो देखिए जैसे जनरली डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, वैसे ही यहाँ पे इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हुआ था। हमने पढ़ा था कि वहां पे कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी को ऑनर किया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा, दैट वाज राज कपूर। राज कपूर जो थे, हमने पढ़ा था आईएफएफआई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, उनको ऑनर किया गया था, उनको सेलिब्रेट किया गया था इन दी अवार्ड्स। तो वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। सो बहादुर सिंह सागू जो है टू टाइम ओलंपियन है, रिसेंटली वो प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपको मुझे बताना उन्होंने किनको रिप्लेस किया है, ठीक है, टू सर्व एज द प्रेसिडेंट, जो कि 3 बार कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट थे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। हिज नेम इज एडिले सुमरीवाला। एडिले सुमरीवाला जो है उनको रिसेंटली रिप्लेस कर दिया है बहादुर सिंह सागू ने। ठीक है जी, अगर मैं बहादुर सिंह सागू जी की बात करूं तो उन्होंने बेसिकली रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इंडिया को सिडनी में, सिडनी ओलंपिक्स में, ठीक है, एंड एथेंस ओलंपिक्स में 2004 और 2000 में। अगर मैं बात करूं तो ही इज अ गोल्ड मेडल इन शॉर्ट पुट, ठीक है, इन द एशियन गेम्स ऑफ 2002 इन बुसान। और इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बन चुके हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बाय रिप्लेसिंग एडिले सुमरीवाला। ठीक है जी, तो ये था अबाउट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर विद रिगार्ड्स टू एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। या चलिए अब बात करते हैं जी हमारा फाइनल सेक्शन स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स के बारे में। तो 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं इस प्रोमिनेंट वीक में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स 2024 रिपोर्ट्स रिलीज हुई है। तो बेसिकली क्या है, जो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसी के बेस पे इंडिया ने 2018 में हर स्टेट का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस चेक करने के लिए लीड्स रिपोर्ट बनाई, जिसका नाम था लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिपोर्ट जो है वो इवैल्यूएट करता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस अक्रॉस 5 पिलर्स इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। ये स्टेट्स को कैटेगराइज करता है 3 कैटेगरी में, जिसको बोला जाता है अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स कैटेगरी। इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ क्या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2018 में लॉन्च किया था ऑन द लाइंस ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 जो है यहाँ पे सही है। क्यों, देखिए 5 पिलर्स पे नहीं 4 की पिलर्स पे काम किया जाता है। और जैसा मैंने आपको बोला, जो वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसी के बेस पे ही 2018 में ये रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट की गई थी। अब इस रिपोर्ट के अंदर 4 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी लॉजिस्टिक्स का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो हम एक चीज ऑर्डर करते हैं,
ठीक है ना, कॉस्ट होती है ना कि यार मैंने यहाँ से यहाँ तक चीज़ प्रोवाइड की, रेलवेज है, एयरवेज है, रोड्स है। अब उससे आपका लॉजिस्टिक जो है उसको बोला जाता है कि आपका सामान जो ट्रांसफर है, लॉजिस्टिक्स, वो कॉस्ट कितना इजी है उसके बारे में यहाँ पे बात की, जिसमें आपके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, जो ऑपरेशंस हैं, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स हैं, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स है, उन सब की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, ये फर्दर ये भी हाईलाइट करता है कि स्टेट्स और यूटीज ने कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है, अंडरटेक किया है ऑन द डिफरेंट पिलर्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर। और ये कैटेगराइज करता है जी स्टेट्स और यूटीज को 3 पिलर में, जिनको बोलते हैं अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स। हियर अगर मैं बात करूं इस साल के लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की बात करूं, तो उन्होंने बोला है कि स्टेट्स अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर्स उनको उन्होंने एक्शन प्लान्स डेवलप किए हैं फॉर देयर बेटर लॉजिस्टिक बिजनेस। ठीक है जी, उसके बाद लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस लीप्स 2024 के विनर्स जो हैं उनको भी फैसिलिटेट किया गया है, जहां पे बात की गई है कि लीडरशिप इनोवेशन लॉजिस्टिक सेक्टर में, कॉर लॉजिस्टिक्स में, उनको यहाँ पे काइंड ऑफ मोटिवेट करने के लिए अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है जी, अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज रैंकिंग, अब क्वेश्चन मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि आपको बेसिकली ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स और वहां पे थोड़ा थोड़ा आइडिया चाहिए कौन सी स्टेट किस कैटेगरी में आती है। तो कोस्टल ग्रुप्स में मैं बात करता हूं तो अचीवर्स कैटेगरी में आती है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। एस्पायरर्स में आ रहा है केरला और वेस्ट बंगाल, और फास्ट मूवर में आ रहा है आंध्र प्रदेश और गोवा। लैंडलॉक्ड कंट्रीज में बात करूं तो अचीवर्स में आ रहा है आपका हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और फास्ट मूवर्स में आते हैं जी बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। और छत्तीसगढ़ जो झारखंड जो एस्पायर कैटेगरी में आ रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न में असम, अरुणाचल इज अचीवर कैटेगरी। फास्ट मूवर में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की सिक्किम और त्रिपुरा आ रहा है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ और दिल्ली इज द अचीवर। इन टर्म्स ऑफ फास्ट मूवर, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड पौंडुचेरी इज द फास्ट मूवर प्लेसेस, फास्ट मूवर स्टेट्स और यूटीज हियर। तो ये था जी आपका लीड्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है जी, और मैं बोलूँगा कि आप एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना अच्छी तरह से। आई थिंक ज़्यादा नहीं है यार, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई विल से। अब आ जाता है जी हमारा फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, दैट इज ऑन ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। अब क्वेश्चन है कि क्या दुबई वाज रैंक द 8th वर्ल्ड वाइड। दुबई वैसे 8 था पर फर्स्ट था मिडल ईस्ट कंट्रीज में द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स। फिर आ जाते हैं जी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है वो इवेलुएट करता है 6 कैटेगरीज में, जिसमें कैटेगरीज आती है इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लिवेबिलिटी। और ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया जाता है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1 और 2 सही है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स की, ठीक है जी, तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंडेक्स, इसका नाम है जापान मोरी मेमोरियल फाउंडेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोरी मेमोरियल फाउंडेशन का इनिशिएटिव जो कि इवेलुएट कर रहा है, ठीक है, मेजर सिटीज को इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव पावर टू अट्रैक्ट, मतलब एक ऐसी पावर जो अट्रैक्ट करेगी, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, पीपल, कैपिटल एज वेल एज एंटरप्राइज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हियर। ठीक है जी, अब इनकी 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? इकोनॉमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कल्चरल इंटरेक्शन, लिवेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी है। ये यहाँ पे हमारी सिटी इंडेक्स की रैंकिंग्स हैं। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लंदन नंबर 1 पे था, तो यहाँ पे याद रखना LNT, आप ऐसे याद रखते हो बस, आप इसको LNT याद रखना। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो टॉप 3 है। 4th पे पेरिस और 5th पे सिंगापुर आता है। और अगर मैं मिडल ईस्ट कंट्रीज की बात करूँ तो वहां पे दुबई नंबर 1 पे, दुबई मिडल ईस्ट में नंबर 1 में आ रहा है। ठीक है, तो ये था जी इंपॉर्टेंट अबाउट द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, और यही था आपके आज के सेशन में इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है जी, अगर गाइस अब आपको पता है कि आपका SBI PO का एग्जामिनेशन आ चुका है, तो एडुटैप आपकी मदद कर रहा है फॉर प्रिपरेशन ऑफ SBI PO, जहाँ पे हम आपके लिए 3 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो हमारे SBI एग्जाम्स को कैटर कर रहे हैं। एक आ रहा है लाइव क्रैश कोर्स, जहाँ पे हम आपके साथ लाइव क्लासेस में जुट रहे हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस को दोनों की तैयारी आपको यहाँ पे करवाएगा, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सॉल्व PYQs, लाइव क्लासेस और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। अगर आप लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूं, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीलिम्स और क्लरिकल दोनों के लिए कंबाइंड, तो हमारे लिए SBI PO और क्लरिकल दोनों के कंबाइंड टेस्ट सीरीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको 15,000 से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। अब करंट अफेयर्स के सवाल,
सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करना चाहते हैं और आपको डेडिकेटेडली एसबीआई पीओ की ही टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप एसबीआई पीओ की टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 10,000 से प्लस सवाल मिलेंगे। अगेन चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब दोस्तों, आई होप कि आपको आज का सेशन मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स थी, तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। वो टाइपोग्राफिकल एरर्स जो हैं वो मैं ठीक कर दूंगा, और आपको फाइनल पीडीएफ जब आपके जो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वो पीडीएफ में मैं करेक्शन कर दूंगा। और अब मैं आपको सिर्फ लास्ट में एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा दोस्तों, कि अब वो टाइम आ चुका है कि ऑब्वियसली आप अपने प्रीलिम्स के लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूआरए पे फोकस कर रहे हैं, बट प्लीज़ जीए को छोड़िए मत। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा आप जीए के लिए निकालिए, समझिए चीज़ों को, रिलेट करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में जाके आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा आपने रिलेट की होंगी, जितना ज़्यादा आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, आप तभी उसको बेटर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी कड़ी में अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी डाउट है विद रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। अवर ईमेल आईडी दैट इज hello@edutap.co.in, ठीक है। या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास फॉर दिस वीक, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी करें और अच्छी तरह करें, और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते आपके अगले वीकली करंट अफेयर्स सेशन के थ्रू। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि सर आप प्लीज़ अगले हफ्ते इस टॉपिक को भी पढ़ा दीजिए, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका उस टॉपिक को भी कोशिश करूंगा आपके साथ पढ़ाने की इन दी अगला सेशन। On that note, guys, I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.